देखिए, आज हम लोग 10th क्लास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। उसमें थोड़ी सी उपधातु मेटलॉइड्स की भी जानकारी ले लेंगे, तो इसको गौर से देखिए। ये एग्जाम के व्यू से 10th का सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। इसमें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगा। इसको थोड़ा डीप लेवल से पढ़ाएंगे जो आपको कंपटीशन में भी काम आएगा। तो यहाँ आराम से देखिए और समझिए। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. sir की Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, उपधातु की जानकारी भी थोड़ी दी जाएगी। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि सभी तत्वों, एलिमेंट्स मतलब तत्व होता है। तो अभी तक हमारे पास 118 के लगभग तत्वों की, एलिमेंट्स की जानकारी हो चुकी है। तो सारे के सारे तत्वों में, एलिमेंट्स में लगभग 2/3 तो मेरा धातु मेटल्स ही है, और जो बच गया वह अधातु नॉन मेटल्स है। सबसे पहला जो धातु मेटल्स की खोज हुई थी वह था तांबा, कॉपर। इसीलिए उसको हम कॉपर एज, ताम्र युग कहते हैं। फिर उसके बाद, कॉपर के बाद आयरन, लोहा की खोज हुई जिसको हम लौह युग कहते हैं। तो सबसे पहले जो आदि मानव शिकार करके कच्चा मांस खाते थे, शिकार करने में दिक्कत होती थी, लकड़ी का हथियार बनाते थे। फिर धीरे धीरे डेवलप हुए तो पत्थर का औजार बनाना शुरू किया। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब हिस्ट्री, इतिहास में पढ़िए। उसके बाद फिर जब तांबा आया तो उससे बेहतर औजार बना, और सबसे अच्छा औजार और खेती करने में जब लोहा की खोज हो गई, लौह युग, आयरन एज, तो बहुत ज्यादा जिंदगी में परिवर्तन, बदलाव आया। आज लोहा की ही वजह से जितनी भी गाड़ी या हवाई जहाज या मकान में कहीं भी लोहा का ज्यादा इस्तेमाल है, तो बहुत हमारे जीवन को आसान बना दिया लोहा, लौह युग, लोहा की खोज, आयरन एज। तो इसी तरह से जब लोहा की खोज हुई और इसी तरह से धीरे धीरे सारे एलिमेंट की खोज होती रही। खोज होते होते देखिए आज हम पहुंच गए हैं 115 से भी ज्यादा एलिमेंट्स की खोज हम कर चुके हैं। तो ये सबको पढ़ना, एलिमेंट को, फिर उसके कंपाउंड को पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाती, बहुत ज्यादा मुश्किल की बात थी। इसीलिए इस सबको पढ़ने के लिए, इस पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, सारे एलिमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए एक पीरियोडिक टेबल, सुने होइएगा, आवर्त सारणी बनाया गया था। तो आवर्त सारणी का एक चैप्टर अलग है, उसको पूरा अलग से वहां पढ़ना है। तो उस पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में एक जगह पर सारे मेटल को रख दिया, एक जगह पर सारे नॉन मेटल को रख दिया, एक जगह पर मेटलॉइड को रख दिया। अब मेटल का भी टाइप सब है, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, मतलब सब एक जैसे गुण वाले चीज को एक जगह पे रख दिया, ताकि एक वहां का पढ़ेंगे तो वहां की सारी चीज की जानकारी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा कंपाउंड के बारे में अलग बदल बदल के पढ़ लेंगे, तो कम पढ़ने से सारी नॉलेज हो गई, पढ़ाई आसान बन गई, और कम पढ़ने से सब नॉलेज होता चला गया। इसलिए ऐसा किया गया, पीरियोडिक टेबल इसलिए लाया गया। तो एक जगह पर सभी मेटल को रख दिया गया, या ग्रुप के हिसाब से, या पीरियड के हिसाब से, या ब्लॉक के हिसाब से सजा दिया गया। तो जिसमें एक को ही पढ़ करके उस जगह के सारे एलिमेंट की जानकारी, सब एक ही जैसा एक जगह पे है, तो सबकी जानकारी हो जाती है और पढ़ना आसान और कम भी हो जाता है। तो देखते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में मेटल को, धातु को कहां पे रखा गया है। देखिएगा, लोग सबके घर में लगा रहता है। कोई देखेगा आदमी के पूरे ढांचा का, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम का, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो सब लगा लगा के रखता है। कोई किसी जानवर का, कोई किसी ऐतिहासिक स्मारक का, कोई फूल का, कोई सलमान खान का, कोई अपने धर्म का कैलेंडर लगा करके रखता है। तो आप लगा के रखिए पीरियडिक टेबल पर आवर्त सारणी का कैलेंडर। तो देखिएगा लोग सबके घर में लगा रहता है।
तो इस तरह से रहता है पीरियोडिक टेबल। उसमें रहता है 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए, लास्ट में होता है इनर्ट गैस 0 ग्रुप। ये देखिए इसे मेटलॉइड होता है, जो मेटल और नॉन मेटल को आर के बीच का बंटवारा करता है। 3B 4B 5B 6B 7B 8 1B 2B इस तरह से है। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक जितना भी है सब मेटल है, धातु। ये है उपधातु, इसी में इधर ये सब है, इसी में इधर है ये नॉन मेटल इस पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ चीज क्लियर करेंगे, नाम बता करके कौन मेटल नॉन मेटल है, कैसे बंटवारा किया गया है पीरियोडिक टेबल में, उसको किस आधार पर किया गया है, उस सबको किस साइंटिस्ट ने किया है, उस सबको वहां डिटेल में बताया जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल है, देखिए लेफ्ट साइड में मेटल है, और नीचे भी होता है ट्रांजिशन मेटल, उसके नीचे होता है इनर ट्रांजिशन मेटल। वो सब क्या है ये सब हम पीरियोडिक टेबल में जानेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में देखिए यहां से इधर लेफ्ट साइड में मेटल को रखा गया है, और राइट साइड में देखिए नॉन मेटल और इनर्ट गैस को रखा गया है। मेटलॉइड जो होता है उसका गुण मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण से थोड़ा थोड़ा मिलता है, या दोनों के गुण से नहीं मिलता है, बल्कि दोनों के गुण से थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसीलिए मेटलॉइड का गुण मेटल और नॉन मेटल के गुण के बीच में माना गया है। देखिए कुछ हम एलिमेंट तत्व जो है उसमें से बंटवारा कर रहे हैं कि कैसे समझेंगे कौन मेटल है, मतलब धातु है, कैसे समझेंगे कौन नॉन मेटल है, मतलब वह धातु है, कैसे समझेंगे कौन मेटलॉइड है, मतलब धातु। तो समझने का तरीका तो यहां से हमने लिखा है, पहले कुछ एग्जांपल बता देते हैं। तो देखिए एलिमेंट तत्व जो है उसमें धातु मेटल कौन है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर जिंक सिल्वर गोल्ड मरकरी प्लैटिनम रेडियम यूरेनियम, ये सब धातु है, मेटल है। कैसे अभी समझते हैं। उपधातु मेटलॉइड कौन है, बोरन है सिलिकॉन है जर्मेनियम है आर्सेनिक है एंटीमनी है टेरिलियम है और पोलोनियम है, इट इज। अधातु देखते हैं नॉन मेटल हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है कार्बन है फास्फोरस है सल्फर है क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है इनर्ट गैस है ईटीसी। तो ये सब एग्जांपल था, इसको हमने देखा। लेकिन एग्जाम में जब जाएंगे या कंपटीशन में जब पूछेगा तो उस जगह पे तो सोचेंगे कि याद किए थे किसको धातु में, किसको अधातु में, किसको धातु में, सब में फटा गया। अब लिखते टाइम याद नहीं आ रहा है कि कौन था मेटल कौन नॉन मेटल कौन मेटलॉइड। तो उसका ट्रिक हम सीख लेते हैं, दो तरीका से सीखते हैं। तो चलिए ट्रिक अब सीख लेते हैं जो आपको आसान हो, पहचान बन सके, देख के ही पहचान लीजिए। कंपटीशन हो या एग्जाम हो, ये क्या चीज है, ऐसे करके तुरंत सोच लिया ये तो मेटल है ये तो नॉन मेटल है, ऐसे पहचान बनाना सीख लीजिए, आसान होगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो सब में फटा जाएगा। तो मेटल को धोखा में नॉन मेटल मार दीजिएगा, नॉन मेटल को धोखा में मेटलॉइड मार दीजिएगा। ये सब झंझट से हटने के लिए तरीका सीखिए। तो देखिए तरीका यहाँ है, मेटल्स की पहचान हो। कैसे किसकी पहचान करेंगे, देख के पहचान लेंगे ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो देखिए सबसे अच्छा पहचान, जैसे हम कहते हैं मेटल में चमक होती है, तो अब हम एग्जाम में तने ले जाएंगे जेब में चुप्पे सोना चांदी लोहा छिपा करके कि वहां जाकर देखेंगे चमकता है कि नहीं, रगड़ेंगे नहीं चमका ये मेटल है कि नॉन मेटल है, वहां पर तो नहीं करेंगे। वहां पर तो एग्जाम में कंपटीशन में एक ऐसा ट्रिक लिखेंगे हम जिसके लिखने की वजह से ही या सोच के हम पहचान लेंगे मेटल या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। कंपटीशन में एग्जाम और उसका प्रैक्टिकली चमक है कि नहीं, खिंचाता है कि नहीं, लंबा खिंचाता है, सब तो बाद में प्रैक्टिकली याद रहेगा या करके देखेंगे तो देखेंगे। तो एग्जाम के लिए सबसे पहला हमने लिख दिया है, सबसे अच्छा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात कि जिस एलिमेंट पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा समझ लीजिएगा कि यही मेटल है, यही धातु है। तो कैसे पॉजिटिव चार्ज हम समझेंगे क्या आता है, इसके चलते मेरा सबसे पहला वीडियो चले जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें डिटेल से बताया गया है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे मालूम करेंगे,
वहां कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, वहां हम वैलेंस और पोल इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करेंगे, वहां वैलेंसी कैसे मालूम करेंगे। तो वैलेंसी से ही हमको पता चलेगा कि इस पर प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा या न्यूट्रल रहेगा या दोनों चार्ज आ सकता है। तो वही देखिएगा कि जिस पे प्लस चार्ज होगा, निकालने का तरीका सीख लीजिएगा, बस सीधा समझ जाइएगा कि सारा का सारा मेटल है। वैसे एक बात थोड़ा हिंट हम दे देते हैं, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 हम कैसे लिखेंगे, 2 8 1, पता हो गया, 2 8 10 11, बाद में 1 है तो एक बाद में 8 रखना चाहता है लास्ट में, लेकिन यहाँ 1 पड़ गया लास्ट में, 1 को हटाएगा तो जितना हटाएगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा और वही मेटल हुआ करता है। 1 चार्ज हो, 2 चार्ज हो, प्लस का 3 हो, सब मेटल हुआ करता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल होगा, ये सोच के कंपटीशन एग्जाम में हम उसी टाइम में लिख देंगे। अब बाद में आकर और चीज सीखेंगे या प्रैक्टिकली करके हम देखते रहेंगे, उसको सीखेंगे। तो देखिए दूसरा पहचान, ये जो आप अपना करके देखिएगा, याद रखिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मेलेबिलिटी होता है हर मेटल, जिसमें मेलेबिलिटी होगा समझिएगा ये मेटल है। तो मेलेबिलिटी होता क्या है, मेलेबिलिटी का मतलब हुआ कि जिस चीज को पीटे हथौड़ा से लोहा पर रख करके इतना पीट दें एकदम पतला हो जाए, वो मेटल पिटा करके पन्नी के जितना पतला हो जाए। तो सोना या चांदी को पीट के उतना पतला किया जा सकता है। जब हम मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं, देखिएगा मिठाई दुकान में, तो मिठाई के ऊपर में तवक नाम का चांदी का बहुत पीटा हुआ पतला ऊपर कवर ढके रहता है। और जो अमीर लोग होता है वो जाकर के सोना का पतला पीटा हुआ तवक, वो वाली मिठाई खरीदता है और उसको लेते हैं, उसके साथ खा जाते हैं। तो ये होता है मेलेबिलिटी का मतलब कि वैसा एलिमेंट जिसको पीट करके इतना पतला कर दे जो पन्नी के बराबर हो जाए, जिसमें सबसे ज्यादा सोना और चांदी को पीटा जाता है और मिठाई के ऊपर में रखा जाता है। तो ऐसा गुण जिसमें होगा वही मेटल होगा, इसी को कहते हैं मेलेबिलिटी। तीसरा है डक्टिलिटी। ये क्या होता है, इसमें भी चांदी के साथ ऐसा देखा गया है कि इसको अगर पीटे नहीं, गोल करके तार के रूप में खींचें, वायर के रूप में, तो बहुत लंबा इसका वायर बिना टूटे तार बन सकता है। इसी को कहते हैं डक्टिलिटी। ये सबसे ज्यादा पाया गया है चांदी। उसी तरह है चौथा लस्टर, मतलब जो भी मेटल होगा उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होगी, समझेंगे ये मेटल है। मेटल जो होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, हाई होगा। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं कि मेटल जो होगा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, मतलब उसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी चलेगा मेटल में। इसलिए हम देखते हैं कि मेटल में लोहा के एक रॉड को रॉड का एक सिरा आग पे रखते हैं और एक यहाँ हाथ में पकड़े रहते हैं दूसरा सिरा, तो वहां गर्म होता है तो हीट चलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चलता है। तो यहाँ हाथ मेरा जलता है तो कंडक्टर हुआ। करंट में भी देखेंगे, वहां तो वहां सटाएंगे बिजली में, यहाँ हमको करंट लगेगा, इसका मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है मेटल। तो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है चांदी। चांदी का तार अगर बनाए तो सबसे अच्छा उसमें करंट चलेगा, लेकिन महंगा होगा इसलिए नहीं लगाते हैं वो, दूसरी चीज का एल्युमिनियम का, कॉपर का तार इस्तेमाल कर लेते हैं। और सबसे कम जो करंट चलने वाला या हीट चलने वाला होता है उसको कहते हैं लेड, उसमें सबसे कम चलता है, लेकिन मेटल है चलेगा, कम चलता है। ये सब पहचान थी उसकी फिजिकली ऐसे देख करके। अब केमिकली भी पहचान हम देख लेते हैं मेटल की, तो इसको देखिए। अब हम मेटल को केमिकली कैसे पहचानेंगे कि यही मेटल है, उसकी पहचान देखिए। केमिकली पहचान हम देखेंगे मेटल की। कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सही बात है, कुछ मेटल होगा जो ज्यादा रिएक्शन करने पे तेज होगा और कुछ कम रिएक्शन करना चाहेगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ऐसा क्यों होता है? जो मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटा देगा वो ज्यादा रिएक्शन करने वाला होगा, और जो मेटल इलेक्ट्रॉन को बहुत दिक्कत से हटाएगा वो कम रिएक्शन करने वाला होगा। जैसे देखते हैं रिएक्टिविटी कि
कि सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला, मतलब सबसे आसानी से जल्दी इलेक्ट्रॉन हटाने वाला होता है पोटाशियम। उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर और सबसे कम सोना होता है। इसलिए सोना से जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए वो अपना पोजीशन बदलेगा ही नहीं, वो अपना गुण, वो अपना प्रॉपर्टी बदलेगा ही नहीं। जैसे रहेगा, जैसे चमकता खूबसूरत है उतना हमेशा खूबसूरत चमकता रहेगा। जो आदमी किसी दूसरे आदमी से दोस्ती करेगा खराब से, तब ना उसका भी गुण बदल के खराब हो जाएगा, वो भी दारू पीना शुरू कर देगा। किसी के साथ नहीं रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, तो अगर अच्छा है तो हमेशा अच्छा रहेगा, खराब है तो हमेशा खराब रहेगा। इसीलिए सोना किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ज्यादातर वो अकेला होता है, इसलिए हमेशा अच्छा है तो हमेशा चमकता, हमेशा अच्छा ही रह जाता है। इसी कारण उसका जेवरात बनता है। अब देखिए, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे यही मेटल था जो रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा हो गया है? क्या होता है, सभी का सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्सीजन से मिलकर के मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। कौन बड़ी बात है। जैसे देखिए, था मेटल मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लिया है। उसी तरह यह सोडियम, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो ये भी सोडियम मोनोऑक्साइड बना लिया है। याद रखिएगा, मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। मेटल का ऑक्साइड कंपटीशन में दे देगा, अब बोल देगा बताइए इसमें कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला होगा, मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो हमेशा बेसिक होगा। और वही बेसिक बेस जो होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, वो हमेशा पानी के साथ, जल के साथ मिलकर के कंप्लीट बेस बना लेता है। देखिए, यही था सोडियम का ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्साइड जो कि बेसिक है, वाटर के साथ मिलकर के कंप्लीट मजबूत बेस बना लिया है। दूसरा है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। देखिए, जो बोल रहा है नहीं बनाता है, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड बना लिया, ऑक्सीजन था तो ऑक्साइड बना लिया। सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके देखिए सोडियम हाइड्राइड बनाया है, जिसमें हाइड्राइड माइनस चार्ज के साथ होता है। कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्राइड बना लिया है। और CaH2 को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। क्लोरीन के साथ जब मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो क्लोरीन के साथ मेटल रिएक्शन करके मेटल का क्लोराइड बना लेता है, बस वही बात बोलना है। ये सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम का क्लोराइड बना दिया है। उसी तरह से पानी के साथ मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकला है। उसी तरह मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी या भाप से रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा मेटल तो क्या होगा, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके भी क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसी तरह मैग्नीशियम भी ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके होता है ना, Mg लास्ट से मिलेगा फॉर मैग्नीशियम सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस, मोटा समझना है इसमें कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन आप लोग ये वीडियो देखिए ताकि हम वीडियो बनाते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और कहां से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर लिख दिया कीजिए। चलिए अब इसमें देखते हैं कि मेटल का क्या यूज होता है, मेटल का क्या इस्तेमाल हम करते हैं अपने लाइफ में, क्या उससे फायदा है नुकसान है, ये भी हम देखते हैं। मेटल हमारे लिए 3 रूप में काम आता है। एक प्योर मेटल के रूप में, मेटल प्योर होना चाहिए, हमको डायरेक्ट काम आ जाता है। क्या आता है काम, देखिए। एक मिक्स करके एलॉय के रूप में, मिश्र धातु के रूप में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं और एक उसके कंपाउंड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्योर मेटल का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज करते हैं, उससे क्या फायदा घाटा है। देखिए, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक
काम में करते हैं। लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर इससे बर्तन भी बनाते हैं और कारखाना का उपकरण सब भी बनता है। सोना और चांदी से जेवरात बनाते हैं। एल्युमिनियम से बहुत पतला फॉयल बना लेते हैं, जिसमें खाना को लपेट करके पैकिंग करके रखा जाता है। देखिएगा पैकेट होती है जिसमें खाना लपेटा होगा, जिसको फाड़िएगा अंदर में देखिएगा एकदम एल्युमिनियम का प्लेन लेयर जहां होगा उसमें खाना अच्छा रहता है। क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, करने के बाद फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, खाना को खराब नहीं होने देगा, इसलिए उसमें लपेट करके एल्युमिनियम फॉयल में रखा जाता है। मरकरी का इस्तेमाल हम थर्मोमीटर बनाने में करेंगे और सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम का इस्तेमाल हम परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हम करते हैं। अब देखिए उसी तरह से लोहा जो है वह क्लोरोफिल का एक पार्ट है। पेड़ में जो पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, अब ब्लड लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। तो पेड़ का जो पत्ता है उसमें क्लोरोफिल है, उसमें का अवयव पार्ट है आयरन। कॉपर और जिंक जो है वह एंजाइम का पार्ट है। सोडियम और पोटेशियम के कारण ही नर्व्स में, हमारे नस में सोडियम और पोटेशियम के कारण ही विद्युतीय सक्रियता कायम रहती है, विद्युतीय सक्रियता बनी रहती है और उसके वजह से हमारे मसल्स को सिकुड़ने फैलने में मदद मिलती है। ब्लड में अगर लोहा की कमी हो जाएगा तो हमको एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, खून की कमी की बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर आयरन हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया तो भी बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी को हम सिडरोसिस नामक बीमारी कहते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे बॉडी में जो तांबा है कॉपर और 0.10 से 0.15 ही तक होना चाहिए, उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो हमको विल्सन नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को विल्सन ने सबसे पहले देखा था, इसलिए विल्सन नामक बीमारी हो जाती है और इस बीमारी के होने से शरीर कांपने लगता है, निगलने में कठिनाई होती है और घबराहट होता है, जोर लगेगा कसा हुआ है। इस तरह से करके अब हम थोड़ा देख लेते हैं एलॉय का क्या इस्तेमाल और कंपाउंड का, उसके बाद ये चैप्टर तो नहीं, लेकिन मेटल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल के बारे में बतलाएंगे। तो देखिए अब हम देखते हैं एलॉय मिश्र धातु के बारे में, उसको गौर से देखिए। किसी धातु को दूसरे धातु या अधातु के साथ मिलाने पर, कोई एक धातु को, कोई एक मेटल को दूसरे मेटल से मिला दीजिए, या मेटल से नहीं मिलाना है तो किसी दूसरे नॉन मेटल से मिला दीजिए। लेकिन कौन किसके साथ मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब फिक्स होता है, ये सब तो जानकारी रखना पड़ेगा प्रैक्टिकली, या इसको करके देखा जाता है। तो उससे बन जाता है एलॉय, मिश्र धातु बन जाता है। कब? किसी धातु को दूसरे धातु, किसी मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिला देने पर एलॉय बन जाता है, यानी मिश्र धातु बन जाता है। एलॉय के गुण सभी मेटल या नॉन मेटल के गुणों से अलग होते हैं जिससे वे बने हैं। तो जिस मेटल को या जिस मेटल और नॉन मेटल को हमने मिलाया है उससे जो एलॉय बना है, उस एलॉय मिश्र धातु का गुण जो मिला था उसके गुण से बिल्कुल अलग टाइप का होता है, मजबूत और अच्छा होता है। जैसे हमको स्टील बनाना है, लोहा तो हमने देखा और स्टील ज्यादा अच्छा मजबूत होता है। तो स्टील बनाना है तो स्टील के लिए हम लोहा में कार्बन मिला देंगे तो वह स्टील बन जाएगा। तो उससे मकान बनाने में जो स्टील रॉड दिया जाता है उसमें काम आता है। गाड़ी स्टील की बनती है, जहाज भी स्टील का बनता है, वो मजबूत होता है, जंग जल्दी नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील है जो कंप्लीट जंग रोधक होता है, जंग लगता ही नहीं। तो उसमें हम लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, उसमें साफ जंग लगेगा ही नहीं। तो उससे हम बनाते हैं ब्लेड और बर्तन। खाने वाले बर्तन में किसी को देखें कि जंग लगा में खा रहा है, अच्छा प्लेट में खाएगा। अब ब्लेड पर लिखा रहता है, देखिएगा स्टेनलेस स्टील, जंग नहीं लगने वाला लोहा। उसी तरह से जो हम ब्रास बनाते हैं, पीतल, उसमें हम कॉपर में मिला देते हैं जिंक, तो पीतल, उससे बर्तन बनाते हैं पीतल का। कांसा, ब्रॉन्ज है,
उससे हम कॉपर और टीन से मिला के बनाते हैं कांसा ब्रॉन्ज। तो उससे हम मूर्ति या तगमा जो मिलता है वो सब बनता है। सोल्डर, सोल्जर से किससे किससे बनाते हैं, लेड और टीन को मिला के बनाते हैं सोल्जर। इससे मेटल को मेटल से जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। और जर्मन सिल्वर, ये कॉपर, निकेल और जिंक को मिलकर के बनाया जाता है और इस जर्मन सिल्वर से भी हम बर्तन ही बनाते हैं। इस तरह से करके मेरा मेटल जो था इसकी जानकारी 10 लेवल पे समाप्त हो चुकी और आगे ये नाम का चैप्टर है नहीं, इसलिए ये आपको कंपटीशन से लेकर के एग्जाम तक सब में हेल्प करेगा। और अब इसमें हम नॉन मेटल बढ़ा देते हैं। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल का जो कुछ है और उससे बना कुछ कंपाउंड है, सबको मेटलर्जी में डाल करके उस चैप्टर में इसको हम खत्म करेंगे। तो मेन आपका मेटल और नॉन मेटल चूंकि आगे है नहीं, तो 10 लेवल पर कंपटीशन और एग्जाम के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक यही नॉन मेटल के बाद यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब पढ़ते हैं हम नॉन मेटल के बारे में, मतलब कि अधातु। धातु का उल्टा, जो बात उसमें पढ़े उल्टा कर लीजिए, कुछ कुछ बात मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब अधातु है, नॉन मेटल है और गैस के फॉर्म में मिलती है। जबकि ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड होता है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है लेकिन ये सब सॉलिड होता है। ग्रेफाइट जो है सॉलिड तो है लेकिन सॉफ्ट सॉलिड है, तुरंत टूट जाएगा, पेंसिल का नोक जो होता है। लेकिन हीरा जो है वो नॉन मेटल तो है लेकिन सबसे हार्ड सॉलिड होता है हीरा, डायमंड। मेटल देखा गया है ज्यादातर मेटल सॉलिड होता ही है, लेकिन कुछ मेटल में भी हेराफेरी है। जैसे सोडियम और पोटाशियम मेटल है सॉलिड लेकिन सॉफ्ट सॉलिड है। और मरकरी जो है तो मेटल वो, लेकिन पारा जो होता है वो लिक्विड कहलाता है। नॉन मेटल को कहां रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, हम पहले बता चुके हैं शुरू में कि नॉन मेटल को पीरियोडिक टेबल के ऊपरी भाग में लेफ्ट कोना में रखा गया है और आधा कोना नीचे का लेते हुए पूरा तक इधर तक राइट में मेटल है। प्रॉपर्टीज, गुण देखते हैं हम नॉन मेटल का। कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन मेटल है, उसका गुण देखिए, पहचान लीजिएगा वैसा करके, या ऐसे जान के वो ये नॉन मेटल है। तो एग्जाम में कंपटीशन में मेटल नॉन मेटल में टिक लगाने में दिक्कत ना होगी कि कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो गौर से देखिए, समझिए। नॉन मेटल जो है भंगुर, ब्रिटिल होता है, मतलब कि इसको जो पीट के चाहेंगे पतला लंबा खींचे तो टूटिए जाएगा, होगा ही नहीं इसका। ब्रिटिल मतलब भंगुर, मारेंगे टूट जाएगा। मेटल में पढ़े थे कि इसमें विशेष प्रकार की चमक थी, लेकिन नॉन मेटल में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, सब कुछ उल्टा बोलिए। मेटल देखते थे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता था, लेकिन नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पराया देखा गया है ऐसा अक्सर कि कुचालक, इंसुलेटर होता है, उसमें हीट और करंट नहीं चलेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो नॉन मेटल होने के बाद उसमें करंट चलता है। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका जो हमने बताया था मेटल की पहचान का, उसी तरह नॉन मेटल की पहचान का एक तरीका जान लीजिए। जिस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज वो सब का सब नॉन मेटल, जिस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज वो सब का सब मेटल। बस दो खूब अच्छी पहचान है, और मेटलॉइड दोनों के बीच के गुण के बराबर का गुण उसका होता है। केमिकली पहचान कैसे करेंगे कि ये नॉन मेटल, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या होता है नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा नॉन मेटल, तो उसमें भी ऑक्साइड बनता था मेटल में, और नॉन मेटल भी ऑक्साइड ही बनाएगा। मेटल का ऑक्साइड होता था बेसिक, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा उल्टा कह लीजिए एसिडिक। तो बेसिक वाटर के साथ मिलकर के बेस बनाता था, और एसिडिक वाटर के साथ मिलकर के एसिड बनाएगा, बस। नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पहले बना लिया नॉन मेटल का ऑक्साइड, CO2 बना लिया। और एसिडिक होता है, ये पानी के साथ मिलकर के एसिड बना देगा। जिस तरह से देखिए, यही एसिडिक है, पानी के साथ मिला तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लिया है। यह एसिड है, ऑक्साइड एसिडिक है, वाटर के साथ मिलकर के सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बना लिया है।
देखिए CO और N2O ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड, लेकिन ये न्यूट्रल होता है। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा नॉन मेटल तो क्या होगा? एसिड के साथ रिएक्शन करता था मेटल तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती थी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा नॉन मेटल तो क्या होगा? मेटल करता था तो क्लोराइड बनाता था, और नॉन मेटल भी करेगा तो क्लोराइड ही बनाएगा। जैसे 232 + 6Cl2 बराबर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड ही बना लिया है। उसी तरह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल बनाता था हाइड्राइड, नॉन मेटल भी हाइड्राइड ही बनाएगा। जैसे H2 + S बराबर H2S। अब कुछ एक साथ डिफरेंस कहिए या तीनों में क्या संबंध है मेटल नॉन मेटल या मेटोलाइड में, सब एक साथ एक बार एक जगह पे सम्मिलित रूप में देख लीजिए, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल में क्या रिलेशन है या क्या अंतर है, उसको एक साथ 5 प्रॉपर्टी शॉर्ट में हम देख लेते हैं, बस ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो देखिए इधर गुण देखते हैं, धातु का और अधातु का, मेटल का और नॉन मेटल का। तो पहले देखते हैं हम प्रॉपर्टी चमक के बारे में, लस्टर के बारे में, कि धातु में चमक होती है, हाँ होती है, और नॉन मेटल में नहीं होती है चमक, लेकिन फिर भी 2 में पाया गया है, आयोडीन में और ग्रेफाइट में फिर भी चमक होती है। एक्सेप्शन है, अपवाद है। वैद्युत गुण देखते हैं कि धातु जो है वो आकर के कैथोड पे जमा होगा, लेकिन अधातु एनोड पर जमा होता है। घनत्व देखते हैं डेंसिटी, कि धातु भारी होता है, लेकिन फिर भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हल्का देखा गया है, एक्सेप्शन अपवाद है। और अधातु तो हल्का होता ही होता है। वाष्पशीलता देखते हैं कि धातु हाई टेम्परेचर पर जाकर के भाप बनता है, लेकिन अधातु कम टेम्परेचर पर ही गैस बन जाता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कार्बन और सिलिकॉन लो टेम्परेचर पर नहीं, वह भी धातु की तरह से हाई टेम्परेचर पर ही जाकर के अधातु होने के बाद भी वाष्प बनता है। कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट, धातु कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट का कंपाउंड तो बना लेता है, लेकिन अधातु कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट का कंपाउंड नहीं बनाता है, सिर्फ 2 बनाता है। इसमें भी एक्सेप्शन अपवाद है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. इस तरह से करके हमारा मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम और कंपटीशन के लिए है 10 लेवल पे समाप्त हो गया। फिर इसके आगे अब हम मेटलर्जी का एक चैप्टर देंगे। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं इसको देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो दिक्कत हो कमेंट में पूछते रहिए। धन्यवाद।